यह न्यूज़ हम जनवरी में निकालने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इसे उस समय नहीं निकाला जा सका, और सही भी हुआ। अगर इस न्यूज़ को जनवरी में निकालते तो हमें सचिन वाजे जैसा नाम भी नहीं मिलता, जो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में सरकार के हर विभाग में तैनात है। सचिन वाजे आम लोगों के लिए यह एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह हर एक सरकारी यंत्रणाओं के लिए एक कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से हर महाभ्रष्टाचारी अफसरों की पोस्टिंग किसी न किसी मलाईदार दफ्तर में होती है। और ऐसे महाभ्रष्टाचारियों की शिकायत आप चाहे किसी भी अधिकारी से कर लो, लेकिन इनका कुछ भी नहीं होता है। शुरुआत करते हैं सिडको से। इसके सहकार विभाग के दफ्तर की अपनी एक अलग ही कहानी है। कहते हैं वाजे कॉन्सेप्ट यहाँ पर 2004 से लगातार लागू है, और ये वाजे कॉन्सेप्ट का ही नतीजा है कि यहाँ पर काम कर रहे सहनिबंधक ने अपने आप को सहकारी संस्थाओं में बतौर प्रशासक नियुक्त किया, और रिटायरमेंट के बाद यहीं के सहनिबंधक ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। तब से आज तक सिर्फ तारीखें और अधिकारी ही नहीं बदले, बल्कि भ्रष्टाचार का तरीका भी बदला है। पहले तो कोई व्यक्ति विशेष खुद ही सिडको के सहनिबंधक के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में सहभागी होता था। आजकल तो कुछ व्यक्ति विशेष इन्हीं सहनिबंधकों के भरोसे बाकायदा अपनी एक कंपनी ही खोल रखी हुई है, और जिन जिन संस्थाओं में सिडको के सहनिबंधक ऐसे सचिन वाजे की नियुक्ति बतौर प्रशासक करते हैं, वहाँ यही सचिन वाजे ऐसे व्यक्ति विशेषों को उन संस्थाओं में बतौर मैनेजर नियुक्ति करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सहनिबंधक को प्रशासक की नियुक्ति करते समय सहकारी अधिनियमों की जानकारी रहती है, लेकिन जब उनके वेतन की बात आती है तो उन्हें अधिनियमों में लिखे कानून की जानकारी नहीं होती है। भ्रष्टाचार से जुड़े इस श्रृंखला में एक नाम उभर के आता है सहायक निबंधक बाल परब का। बाल परब नाम किसी सेवानिवृत्त अधिकारी का नहीं है, बल्कि वो मौजूदा समय में किसी वार्ड में तैनात है, और शायद मौजूदा समय में जिस वार्ड में उसकी तैनाती है उस वार्ड में कोई काम भी नहीं है, और सरकार के पास पैसा भी बहुत है, जो बिना काम के ऐसे अधिकारियों को हर महीने तनख्वाह दे रही है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हमारे पास मौजूदा दस्तावेज ऐसा आरोप बाल परब जैसे अधिकारियों पर लगाने के लिए हमें मजबूर कर रहा है, क्योंकि बाल परब को सहायक निबंधक के काम में कम और सहकारी संस्थाओं में बतौर प्रशासक का काम करने में ज़्यादा रुचि है। और शायद जिस तरह किसी समय मुंबई के उपनिबंधकों ने दीपक खांडेकर नाम के सहायक निबंधक को सहकारी संस्थाओं में वसूली के लिए तैयार किया था, ठीक उसी तरह बाल परब और उसके जैसे दूसरे सहनिबंधकों को नवी मुंबई में तैयार किया जा रहा है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में प्रशासकों का सबसे ज़्यादा वेतन नवी मुंबई की संस्थाओं में ही है, और शायद यही कारण है कि कुछ वकील भी खुले तौर पर सिडको के सहनिबंधक के साथ में मिलकर वहां की बहुत सी संस्थाओं में बतौर प्रशासक काम कर हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपया सहकारी संस्थाओं में से निकालकर उसे चूना लगा रहे हैं। और इस श्रृंखला में बढ़ चढ़ के अगर किसी का नाम आता है तो वो है मेघा कदम का। अब अगर लाख 1.5 लाख रुपया ऐसे ही मिलता हो तो वकालत करेगा कौन? सिडको के मौजूदा सहनिबंधक केदारी जाधव को एक ऐसे अधिकारी के रूप में हम जानते हैं जो अपने कार्यकाल में सहकार विभाग को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं जहां हर पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं है कि अतीत के अधिकांश सहनिबंधकों के भ्रष्ट रवैये के चलते सिडको के सहनिबंधक कार्यालय पर कुछ चुनिंदा लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। शायद यही कारण है उन्हीं चुनिंदा लोगों में से बाल परब, मेघा कदम और अविनाश साबले जैसे लोग भी हैं। और बाल परब जैसे लोगों के चलते ही अविनाश साबले जैसे लोगों ने तो एक कंपनी ही फॉर्म कर रखी है, और संस्थाओं से वसूली का कारोबार मौजूदा कानूनों को ताक पर रखकर बिना किसी खौफ के किए जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं अविनाश साबले से हुई हमारी खास बातचीत को। ये आप बहुत सी सोसाइटियों में जब मैनेजर काम करते हैं, एंड सेकेंडली आप जब किसी वेंडर को पेमेंट देते हो, देन यू आर टेकिंग अ चेक और कैश फ्रॉम द वेंडर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 25%। बराबर है। देयर इज अ चेक अपीयरिंग ऑफ डेटेड 11/6/2019। रिकॉर्डेड लाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। चेक नंबर 36225 अथर्वा अविनाश साबले
मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप इतनी सोसाइटी में एज ए मैनेजर कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हो? हाँ मिस्टर साबले, हाँ एज ए मैनेजर आप इतनी सोसाइटियों में कैसे अपने आप को मैनेज करते हो? हाँ, क्यों मैन पावर है मेरे पास, बोलिए। नहीं, मैन पावर मतलब अपॉइंटमेंट आपका है, मैन पावर का नहीं है। हाँ तो हाँ मतलब आप डेलीगेशन करते हो? हाँ हाँ, कौन सा आप चेक नंबर है? डेलीगेशन करते हो क्या आप? मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, चेक नंबर क्या है? चेक नंबर 37225, अथर्वा 37 अविनाश साबले। हाँ तो आप जिस वेंडर ठीक को है। पेमेंट करते हो उस वेंडर से हाँ। आप 20-25% लेते हो। जहाँ जहाँ बाल परब रहता है वहाँ वहाँ आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। हम्म। तो वही मैं आपको हाँ। पूछ रहा हूँ, एक साथ आप 8-10 सोसाइटी में कैसे मैनेज करते हो अपने आप को? मैन पावर है ना आपके। मैन पावर आपका काम करता है। तो इसके लिए आपको जॉइंट रजिस्ट्रार सिडको ने कोई परमिशन दिया हुआ है क्या कि आप किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट उठाओ फिर आप सब डिवीजन करो? हाँ, ऐसा आपको जॉइंट नहीं रजिस्ट्रार ने जरूरत कुछ नहीं लिख ना। के दिया है? नहीं, जॉइंट रजिस्टर तो लिख के देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्या है कि बाल परब जहाँ जाता है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ जाता है वो आप ही को अपॉइंट करता है? अगला सवाल ऐसा ऐसा है। जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है, रिकॉर्ड तो नहीं। वही दिखा रहा है। अच्छा, क्योंकि मैनेजर बोले तो ये तो एक एडवर्टाइजमेंट आता है जो फुल टाइम वहाँ पे काम करता है, आपका तब नाम क्या बोले? जाके आपका क्या नाम बोले? LBQR, आप लिख लो मेरा नाम, ये मेरा नंबर है। ओके ठीक है, ये मेरा LBQR नंबर है। ओके क्योंकि इससे रिलेटेड मैं न्यूज निकाल रहा था इसलिए सुबह मैंने केदारी साहब से भी बात कर लिया है। मैं ओके। आप ही का वर्डिंग ले रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो? आपके पास मैन पावर है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता है कि जिसके पास मैन पावर हो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करे? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कुछ जो नहीं, जरूरी इसलिए जो नहीं भी है लोग क्योंकि जहाँ जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट किया गया सोसाइटी ने डायरेक्ट आपको अपॉइंट नहीं किया है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर ने अपॉइंट किया है। ओके। तो ये जो 20-25% का जो डिमांड होता है ये एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पे होता है कि आप खुद ही डिमांड करते हो? नहीं, आप जो अभी जो बोले ना उसको मैं चेक कर लेता हूँ। सवाल मेरा बहुत क्लियर है, मैं क्या बोला हूँ, मेरे हाँ। पास रिकॉर्ड है, आपके हाँ। पास भी रिकॉर्ड है क्योंकि आपने अपने बेटे के नाम पे लिया है। हाँ ठीक है ना, ठीक मैं है, उसका रिकॉर्ड तो चेक कर लेता हूँ। आपके बेटे का क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं मैं अभी आपने जो बोला ना मेरे को चेक करना पड़ेगा ना ये बोलिए तो मैं केदारी यादव जी को मैं लाइन पे ले लेता हूँ। अगर आप चेक करने की बात करें तो मैं लाइन पे ले लेता हूँ, या आप मेरे को क्लियर आप जवाब दो ना। हाँ, ले लो पेमेंट line पे, आपने ले लो, लिया है, ले पेमेंट लो। हमने नहीं लिया है। नहीं ले लो लाइन पे हाँ। ले लो ना। तो ऐसा क्या है कि आपको 10-12 सोसाइटी में एज ए मैनेजर रखा गया है? नहीं, केदारी यादव को लाइन पे ले लीजिए ना फिर आप। नहीं, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, मुझे लेना रहेगा मैं ले लूंगा, आपके कहने पे तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरा सवाल नहीं, ऐसा है ठीक है। ऐसा हाँ, तो क्या आपने है कि बोला ऐसी इसलिए मैं सोसाइटी पूछा में ना। आपको रखा जाता है? हाँ, तो मेरा क्या ना आपने जो बोला ना अभी कौन सा क्या है चेक नंबर, डेट, मुझे डेट बताइए ना क्या जब है? आप देखिए चेक डेट है इसका 11/6/2019। 11/6/2019। 6/2019। हाँ, बैंक का नाम बोलो। बैंक का नाम आप अपने बेटे का पासबुक चेक करो ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं, अभी आपने बोला ये अभी मेरे को रिकॉर्डेड लाइन है, अगर इसको तो मैं पब्लिश ही करने वाला हूँ। द मोमेंट मैं पब्लिश कर रहा हूँ मतलब अगर रिकॉर्ड गलत है तो मैं आपको डिफेम कर रहा हूँ। सर जी मुझे वो बैंक का नाम बोलिए ना, कौन सा सर बैंक मेरा का नाम सवाल है? क्या है, द मोमेंट अगर मेरा कोई भी एविडेंस अगर ऑथेंटिक नहीं है तो मैं क्राइम कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर डिफेमेशन करोगे। अरे सर जी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप ये डिटेल दिया तो पूरा डिटेल दे दो तो पूरा डिटेल है, पासबुक तो आप चेक करो ना 11/6/2019 का। सेकेंडली जो कैश पेमेंट लेते हो तो आप खुद लेते हो। उसके अंदर नहीं बता, मैं क्या आपको पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को वो दे दीजिए ना कि बैंक का नाम, कौन सा सोसाइटी का नाम। सर मेरा सवाल कैसा है, कौन सा सोसाइटी है, वेंडर ने आपको दिया हुआ है, जिस वेंडर से आपने पेमेंट लिया उस वेंडर से इमीडिएट आपने चेक लिया है, वो उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पेमेंट कैश होते ही आपका चेक वहाँ पे डिपॉजिट होता है। हाँ ठीक है ना, वही तो मैं आपको पूछ रहा था कि भाई ये तो मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना सर। नहीं, मुझे इजीली एक्सेस करने को मिलेगा ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ। अरे इजीली आप पासबुक ले लोगे अपने आप समझ में आएगा। सेकेंडली रिश्वत आपने लिए तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा, मुझे कहाँ से मालूम पड़ेगा? क्या आपके पास डिटेल रहे तो मेरे को? मेरे पास सब डिटेल है, वो तो जब फ्लैश करूंगा सर, जब उसको पब्लिश करूंगा 2-4 दिन में तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा, सारा डिटेल मालूम पड़ेगा। इवन आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका फोटो भी पब्लिश कर दूंगा कि मैं किसी और को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये डिटेल तो मैं इजीली चेक कर लेता हूँ ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ। सर इजीली आप चेक कर लोगे। अब मेरा आपसे अगला सवाल है, आप किसी को पेमेंट देने के लिए 25% की रिश्वत मांगते हो। सेकेंडली 12 जगहों पे क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है क्या मैन पावर के लिए? भाई साहब मेरा का आपका जवाब है, आपके जवाब पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आप बोले मेरे पास मैन पावर है, तो मैन पावर जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या है? जो सोसाइटी क्या कोई टेंडर फ्रॉड करती है क्या? मैन पावर मैनेजमेंट के लिए कोई आदमी होगा तो मेरे पास आए।
क्यों मैनेजर जैसा वर्ड जो है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, मैन पावर कंपनियों के लिए नहीं होती है। बल ठीक, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं आपको बता दूं, आपको राइटिंग में दे दूं, मुझे एप्लीकेशन करो, मैं आपको राइटिंग में दे दूं। मुझे एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूँ सर। नहीं, आप यही चीज अभी मैं बाल पर कोई पूछने वाला हूँ। नहीं सुनो ना, आप सर मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आपका अगर है तो मुझे राइटिंग में एप्लीकेशन कर दीजिए। आप अपना ईमेल आईडी भेज दो, मैं क्वेश्चनर भेज देता हूँ आपको, आप राइटिंग में लिखते बैठो। नहीं, आपने मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इतना शौक है राइटिंग में बात करने का, तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको क्वेश्चनर भेज देता हूँ, राइटिंग में रिप्लाई दे दो। कॉल आपने मुझे किया, मैंने आपको नहीं, कॉल मैंने किया, देखिए कॉल मैंने आपको किया पूछने के लिए किया, मैंने आपको रीजन भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया जो हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग लाइन है, और ऐसा यही आपका जो स्टेटमेंट है ना, यही मैं पब्लिश करने वाला हूँ। रिकॉर्ड करना कर सकते हैं ना, मैं किधर यही जो स्टेटमेंट आपका है ना, यही मैं पब्लिश करने वाला हूँ। मैन पावर कंपनी आप चलाते हो, आपको सोसाइटी मतलब जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा वो मतलब आपका एक फंडामेंटल राइट हो गया कि सारी सोसाइटियाँ मुझे ही मिलेगी। और सोसाइटियों से सारे पेमेंट मैं निकालूंगा, सारे पेमेंट अगर मैं किसी वेंडर को देता हूँ तो मैं उससे टका लूंगा। ये चीजें अब की है, ये चीज आएगी उसके अंदर। ठीक है, चलेगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्ड चेक करके आपको। आप रिकॉर्ड चेक कर लो, आप मुझे ईमेल आईडी, एसएमएस, व्हाट्सएप जो करना रहेगा कर लेना, मैं आपको इमीडिएट क्वेश्चनर भेज दूंगा। अथर्वा का एज आपने नहीं बताया, जिसके नाम पे पेमेंट निकला उसका एज क्या है? हाँ, मैं आपको बता दूंगा ना, बता दो ना मुझे। हाँ, मैं पहले कंफर्म में करूँ कि मुझे वही समझना है, वो अथर्वा का एज क्या है? कौन से सोसाइटी, सुनो ना, एक कौन से सोसाइटी से पेमेंट आया मैं देख लेता ना पहले। ये सोसाइटी का पेमेंट नहीं है, ऑडिटर का पेमेंट है। जिस ऑडिटर को आपने पेमेंट किया उस ऑडिटर ने आपको चेक में रिश्वत दी, आपने उसको 6 जगहों पे पेमेंट किया, 6 जगहों पे उसने आपको रिश्वत दिया है। अच्छा, ठीक है ना, मैं सातवीं जगह जब आपको रिश्वत नहीं दिया तो आपने उसको चेक पेमेंट इशू नहीं किया। ठीक है, रिश्वत कोई चेक में नहीं लेता है। नहीं, अरे रिश्वत का ही है। देखो वो अथर्वा साबले करता है क्या है कि ऑडिटर ने उसको पेमेंट किया कि उसका बर्थडे तो था नहीं, गिफ्ट दिया है। नहीं, पहले उन्होंने दिया कि वो भी देखना पड़ेगा। नहीं, इसलिए दिया, उसका चेक चाहिए था मुझे। अगर आपसे पेमेंट चाहिए तो मैं आपको रिश्वत दूंगा। नहीं, जो भी रिश्वत नहीं दिया करके आपने चेक नहीं दिया। भाई साहब, आप मेरा सवाल पहला समझ लो, आप ऐसा बोलते जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले मेरा सवाल कैसा है, आप जो पूछे ना उसने क्यों दिया, क्योंकि आपने उसका पेमेंट अटका, इसलिए उसने रिश्वत दिया। अभी उसका पेमेंट अटका, आपको रिश्वत नहीं दिया, इसलिए आपने उसको पेमेंट नहीं किया। ओके, ठीक है, बराबर। आप 8-10 जगहों पे खुद ही बोल रहे हो मैं मैनेजर हूँ, मैं तो बोला आपको नाम के साथ मैं बता देता हूँ। आप बोलते मैं मैन पावर कंपनी चलाता हूँ, मेरा मैन पावर काम करता है। मैं 100 जगह पे मेरा कंसल्टेंसी है, बोलो। नहीं, कंसल्टेंसी नहीं, आप मैनेजर हो, कंसल्टेंट नहीं है। कंसल्टेंट डिफरेंस होता है। हाँ, ठीक है ना, मैं 100 जगह पे कंसल्टेंसी है मेरा। ठीक है, आपका 100 जगह कंसल्टेंसी है, तो क्या ये कंसल्टेंसी ज्वाइंट रजिस्ट्रार सिडको के नॉलेज में चलता है कि उसके बाद में चलता है? ज्वाइंट रजिस्टर का कंसर्न ही नहीं रहता ना इसके अंदर। क्यों नहीं कंसल्ट होता है? सोसाइटी आपको अपॉइंट करे तो मैं समझा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक लेके चलता है, वो तो एक बड़ी बात है। वो ठीक है, मैं आपको पहले इसका क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ, आप ले लेना क्लेरिफिकेशन। ठीक है, आपके मन में रहेगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। नहीं तो ऐसा जो रिकॉर्डिंग है ना, आप ही का स्टेटमेंट में फ्लैश कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। केदारी जाधव को यह समझना होगा कि आप कितने भी अच्छे अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने नीचे काम कर रहे बाल परब, अविनाश साबले और मेघा कदम जैसे लोगों पर लगाम नहीं लगा सकते हैं, तो शायद आप में और उन सह निबंधकों में कोई अंतर नहीं है जो अपने आप की नियुक्ति बतौर प्रशासक कर सिडको की ही संस्थाओं को लाखों करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। बाल परब जैसे अधिकारियों को तो सरकारी नौकरी से तुरंत इस्तीफा देकर खुले तौर पर सहकार विभाग की दलाली चालू कर देनी चाहिए, तब जाकर शायद दूसरे निबंधक भी इनकी नियुक्ति बहुत सी संस्थाओं में बतौर प्रशासक बिना किसी झिझक के कर सकेंगे। और क्या पता, शायद फार्म जैसी कोई संस्था हाथ लग जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाने का एक मौका ही मिल जाए। अविनाश साबले को तो अपनी कंपनी का IPO निकाल देना चाहिए, और वो ओवर सब्सक्राइब भी होगा, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा सहकारी संस्थाओं में ही है। और बाल परब जैसे प्रशासकों की मिली भगत से वो हर महीने चाहे जितनी रकम चाहे वो बिंदास अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर निकाल सकता है। आखिर उससे सवाल जवाब करने वाला ही कौन है? और यह भी सही है, क्योंकि अब डर काहे का जब सैया भय कोतवाल। मुंबई एक माया नगरी है और हर अधिकारी को यहीं की पोस्टिंग का ख्वाब रहता है। हमने पहले आपको मामा के बारे में बताया था, जिसके जरिए सहकार विभाग के पोस्टिंग की बोली लगती थी।
अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो आज सहकार विभाग के पोस्टिंग की पैरवी करता है। हो सकता है वो कोई सालुंखे हो। इस समय मुंबई के महाड़ा, एच वेस्ट वार्ड, पी वार्ड और एसआरए जैसे वार्ड की पोस्टिंग के लिए लोग अपनी पैरवी में जुटे हैं। अब पोस्टिंग तो उसी की होगी जिसे सहकार विभाग का मौजूदा सचिन वाजे मिलेगा। और यह भी सच है, पोस्टिंग के लिए लगाई गई रकम की वसूली के चक्कर में एसीबी के हत्थे भी चढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे मौजूदा समय में मुंबई के 2 उपनिबंधक चढ़ गए। और यही नहीं, वसूली के लिए कुछ खास लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और इसके लिए ऑडिट विंग के ऑडिटर से ज़्यादा खास कौन हो सकता है? किस अधिकारी की पोस्टिंग किस वार्ड में हो रही है, किस वार्ड की कितनी कीमत है? ऑडिट विंग का वो कौन सा अधिकारी है जो मुंबई के उपनिबंधक के लिए बतौर सचिन वाजे का काम कर रहा है? क्या ऑडिट विंग के सहनिबंधक शिर्के का उनके कार्यालय पर नियंत्रण है या वो महज एक कठपुतली है? ये सब जानने के लिए जल्द देखिए हमारी खास रिपोर्ट।